नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि भाई हम साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाएं, जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनके प्रैक्टिस सेट भी हम साथ के साथ करवाएं। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ ऐसी कोशिश की है और आगे की जो क्लासों में एक एक क्लासेस छोड़ के हम प्रैक्टिस कराएंगे। थोड़ा सा क्या है कि जो वीडियो हैं वो थोड़े लेंदी हो जाएंगे, क्योंकि हम पॉइंट के साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे 20-25 क्वेश्चन हर एक क्लास में, एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में। तो यही मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। जब हमारा लेसन नंबर 8 हुआ था, लेसन नंबर 8 में दोस्तों हमने सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा था, हमने प्री केंद्र के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी, ये सिखाने की कोशिश की थी कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक त्रिभुज है, उसकी 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। एक कोई भी साइड से कोई भी एक ऐसी लाइन जो साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे और साथ के साथ उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए उस साइड पर, तो उसे हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक बोलते हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि एक साइड एक भुजा के लिए सिर्फ एक ही भुजा लंब समद्विभाजक हो सकता है। तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तो कितनी साइड हैं? 3। इसका मतलब कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे? 3 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, 3 भुजा लंब समद्विभाजक होंगे। और त्रिभुज के तीनों भुजा समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कहलाता है सरकम सेंटर या प्री केंद्र। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि सरकम सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा अपोजिट एंगल का दुगुना होता है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर प्री के अंदर बनेगा वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर बनेगा, और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है। फिर हमने सरकम सेंटर का ये भी बताया था कि सरकम सेंटर की त्रिभुज के तीनों शीर्ष से जो दूरी होती है वो बराबर होती है, और यदि हम उस सरकम सेंटर को सेंटर मानकर सर्कल बनाएं, इसका मतलब वो सर्कल तीनों वर्टेक्स, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा। उस केस में जो वर्टेक्स से सरकम सेंटर के बीच की दूरी है वो रेडियस बन जाती है बाहर वाले सर्कल के लिए, उसे हम परिवर्त की त्रिज्या कहते हैं। परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है? त्रिभुज की तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो परिवर्त की त्रिज्या निकलेगी। यदि समकोण त्रिभुज में हमें परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है, सरकम सर्किल की रेडियस निकालनी है, तो हम सीधा सीधा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कर देंगे, वही हमारी परिवर्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ये सारी बातें हम लेसन नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट 1। ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, खूब सारे प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, और उससे पहले मैं ऑर्थो सेंटर आपको समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर बताने से पहले, ऑर्थो सेंटर समझाने से पहले मैं आपको एल्टीट्यूड के बारे में बता देता हूं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड बोलूं चाहे मैं इसको हिंदी में शीर्ष लंब बोलूं, एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब क्या होता है? तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक त्रिभुज है, इस ट्राइंगल को हमने ABC नाम दे दिया है। ABC एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति। ये वर्टेक्स A है, शीर्ष A है, ये शीर्ष B है, ये शीर्ष C है। किसी भी वर्टेक्स से किसी भी शीर्ष से सामने वाले साइड पर यदि 90 डिग्री का कोण बना दिया है तो इसका मतलब ये कहलाएगी एल्टीट्यूड। इसे एल्टीट्यूड बोलेंगे, या फिर मैं कहूँ कि हम इसे शीर्ष लंब बोलेंगे, शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड। ठीक है। कई जगह स्टूडेंट इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीर्ष लंब और लंब में क्या फर्क है। लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, कि शीर्ष लंब और लंब में क्या फर्क है। देखो, वैसे तो हम एक ही यूज कर लेते हैं, लेकिन जब भी एल्टीट्यूड लिखा हुआ हो, शीर्ष लंब लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से शुरू हुआ है और सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो हम उसे एल्टीट्यूड बोलेंगे, हम उसे शीर्ष लंब बोलेंगे। आप लंब भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या है कि परपेंडिकुलर तो कहीं से भी आ सकता है। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट P है, यहां से हमने सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये भी तो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये भी तो लंब कहलाएगा। तो इसलिए हम इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है। तो देखो, किसी ट्राइंगल में किसी भी शीर्ष से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बना दे तो उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती हमेशा कर देते हैं कि यहाँ पे सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बना दिया तो इसका मतलब वो कह देते हैं कि भाई BD बराबर क्या होगा CD। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि जहां जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, जब भी हम क्लास में या क्लास के बाद हम स्टूडेंट के सामने
में देखते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो कहाँ होती हैं, कि यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया तो इसको बराबर कर देते हैं, ये बराबर नहीं होती हैं। एल्टीट्यूड का शीर्ष लंब का इससे रिलेशन नहीं होता है, ये बराबर डिवाइड नहीं करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब मैं सबसे पहले बात करूं कि काफी स्टूडेंट के दिमाग में इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था कि कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इस ट्रायंगल का नाम है, यहाँ कोई भी ये साइड है इसकी, यहाँ से कोई लाइन आई जिसने इस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया और साथ के साथ इस पर 90 डिग्री का कोण भी बना दिया, तो इसे हम बोलेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हम बोलेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है। अब देखो यहां से इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें जिसे 90 डिग्री का कोण बनाया और दो बराबर भागों में बांटा, ये जो साइड है इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया जिसने इस साइड को दो बराबर भागों में बांटा और 90 डिग्री का कोण भी बनाया, और तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सर्कमसेंटर बोलते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, उसे हम परिकेंद्र बोल देते हैं। अब दोस्तों एक बात को ध्यान रखना कि सर्कमसेंटर यहाँ पे सर्कमसेंटर बना है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आया है, ये जो भुजा लंब समद्विभाजक जो आया है, इसको आगे बढ़ाने पर जरूरी नहीं कि ये वर्टेक्स से होकर गुजरे, ये साइड से भी होकर गुजर सकती है। तो ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक को आगे बढ़ाने पर जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से होकर गुजरे, वो वर्टेक्स से गुजर भी सकती है, वो साइड से भी होकर जा सकती है। लेकिन एल्टीट्यूड की मैं बात करूं, एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब की बात करूं, तो एल्टीट्यूड शीर्ष लंब हमेशा वर्टेक्स से शुरू होता है और सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान रखना इस बात को। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक और शीर्ष लंब, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये अलग टाइप क्या करती है, ये अलग है। यहां हमने क्या किया था, एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब यह है कि शीर्ष से शुरू हुआ है और सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया, तो हमने इसको एल्टीट्यूड शीर्ष लंब नाम दे दिया। लेकिन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये कोई भी साइड है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड इधर से आया है, ये इधर से आया है, इस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और 90 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब आगे ये इस वर्टेक्स सी से होकर गुजर भी सकता है और नहीं भी गुजर सकता, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं जो आपको पॉइंट बताना चाहता था कि आप एल्टीट्यूड डाल रहे हो, आप शीर्ष लंब डाल रहे हो, इसका मतलब सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये बराबर मत कर देना ये टुकड़ा कभी भी, ठीक है। तो देखो जैसा कि शीर्ष लंब की डेफिनेशन हमने लिख रखी है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। If any perpendicular drop from vertex of a triangle on opposite side, then it will be altitude। तो इस बात का ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड किसे कहेंगे कि शीर्ष से सामने वाले साइड पर जिसने 90 डिग्री का कोण बनाया है वो एल्टीट्यूड कहलाएगा, वो शीर्ष लंब कहलाएगा। अब दोस्तों मैं आगे बात करूं कि भाई ट्रायंगल के कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। जैसा कि हमने पहली क्लास में बताया था कि ट्रायंगल त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, मतलब 3 कोण हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं। तो ट्रायंगल के 3 यदि शीर्ष हैं तो तीनों शीर्ष से 3 एल्टीट्यूड खींचे जा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कोई भी एक ये ट्रायंगल है, एक ये त्रिभुज है, इस ट्रायंगल को हमने एबीसी नाम दे दिया, एबीसी नाम दे दिया। आप यहां से एल्टीट्यूड ले रहे हो, ये इसका एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, ये यहां से ये एल्टीट्यूड है, ये शीर्ष लंब है, इसको बीई नाम दे दिया, और एक ये एल्टीट्यूड है, इसको हमने सीएफ नाम दे दिया। और तीनों एल्टीट्यूड, तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट दोस्तों कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ध्यान रखना इस बात को, इसे हम कहेंगे लंब केंद्र। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, वो बिंदु ऑर्थो सेंटर कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। ट्राइंगल के 4 सेंटर होते हैं दोस्तों, एक हमने इन सेंटर किया था, अंतः केंद्र किया था, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वह पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। तो मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु सर्कम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तीसरा आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र, और आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र, जिसको हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं। 4 के 4 सेंटर आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कौन से में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
तो देखो मैंने बताया कि त्रिभुज के 3 यदि शीर्ष हैं, 3 यदि वर्टेक्स हैं, तो इसका मतलब 3 एल्टीट्यूड डाल सकते हैं, और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हमेशा लंब केंद्र कहलाता है। आपकी स्क्रीन पर भी यही लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में यदि ये बात आ रखी है कि भाई ऐसा जरूरी है क्या कि ये आपने एल्टीट्यूड डाल दिया, ये आपने एल्टीट्यूड डाल दिया, तो ऐसा जरूरी है क्या कि यहां से डाला हुआ एल्टीट्यूड भी यहीं से ही होकर गुजरेगा, साइड से नहीं गुजर सकता? तो साइड से नहीं गुजरेगा, यहीं से गुजरेगा। इसके ऊपर एसएससी मेंस में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना मान सकते हो कि तीनों एल्टीट्यूड, तीनों शीर्ष लंब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगे। चलो अब आज की क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं कि एंगल मेड ऑन ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र पर बने हुए कोण, कि कोई भी ऑर्थो सेंटर है, कोई भी लंब केंद्र है, उस पर जो एंगल बनेगा वो एंगल हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा कि इन सेंटर, जब हमारा इन सेंटर चल रहा था तो इन सेंटर अंतः केंद्र पर जो भी कोण बन रहा था वो 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ था। सरकम सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा था, परिकेंद्र पर जो भी कोण बन रहा था वो अपोजिट एंगल का दुगुना था। आज हम देख रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ये एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल को हमने एबीसी नाम दे दिया है। एबीसी एक ट्रायंगल है। यहां से आपने एल्टीट्यूड डाल दिया, एल्टीट्यूड मतलब सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया है और शीर्ष से आया है। यहां से आपने एल्टीट्यूड डाल दिया, इसको बीई नाम दे दिया, इसने 90 डिग्री का कोण बनाया है और ये इस वर्टेक्स बी से आया है। और एक एल्टीट्यूड हमने यहां से ले लिया, इसको हमने सी एफ नाम दे दिया। इसका मतलब ये 3 इसके एल्टीट्यूड हैं, ए डी, बी ई और सी एफ, और ये तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने ऑर्थो सेंटर नाम दे दिया है, ओ नाम दे दिया। मतलब ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। दोस्तों सबसे पहले हमें यह बताना है कि इस ऑर्थो सेंटर ओ पर जो एंगल बना है, तो आप कहोगे एक एंगल तो ये बना है, इसको क्या नाम दोगे? ये कहलाएगा एंगल बीओसी। पहले हमें ये बताना है कि ये बीओसी हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा आप एक चीज बताओ कि बीओसी तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि क्या यदि मैं ये फाइंड कर लूं, ये यदि मैं पता लगा लूं ये एंगल, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि कभी भी कोई दो लाइन यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यदि ये एंगल फाइंड आउट कर देते हो तो इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा। अब हमें एंगल ये फाइंड आउट करना है, कौन सा? एफ ओ ई। एफ ओ ई यदि मैं पता कर लेता हूं तो यही बी ओ सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। चलो एफ ओ ई कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? आप ये बता सकते हो कि कोई भी एक ऐसी आकृति है जिस आकृति में 4 साइड हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ये बंद आकृति है, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है, एक क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 3 साइड, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? तो आप कहोगे चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज के चारों जो एंगल हैं, जो ऑल 4 एंगल हैं, इनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है वो हम क्वाड्रिलेटरल में आपको समझा देंगे। तो देखो आपने ये बात सीख ली है कि भाई जो भी क्वाड्रिलेटरल है, जो भी चतुर्भुज है, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप मुझे बताओ कि मैं कहूं कि आप ए एफ ओ ई को देखो, तो ए एफ ओ ई क्या ऐसी आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है क्या? ये ए है, ये एफ है, ये ओ है, ये ई है, ये ए एफ ओ ई है। तो क्या हम इस ए एफ ओ ई को चतुर्भुज बोल सकते हैं? तो आप बिल्कुल कहोगे कि हम इसे क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो मैं कहूँगी चतुर्भुज ए एफ ओ ई में ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए एफ ओ ई में, क्या इसमें मैं एक तो एंगल ए है ये पूरा, इसको तो मैं एंगल ए कहूँगा, ठीक है। ये एंगल कितना है? तो आप कहोगे ये 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री प्लस ये एंगल कितना है? तो आप कहोगे एफ ओ ई है, तो इसे एंगल एफ ओ ई नाम दे दिया, प्लस ये एंगल कितना है? तो आप कहोगे ये 90 डिग्री है, और चारों एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। तो इज इक्वल टू में हमने 360 रख दिया। दोस्तों 90 90 180 है, उधर जाएगा तो माइनस का 180 बचेगा, तो 180 होगा इधर। मैं यदि एंगल एफ ओ ई को इधर रखता हूं तो एफ ओ ई बराबर क्या होगा? इधर तो 180 बचा ही है तो 180 डिग्री, और इधर से एंगल ए आ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं क्या? तो इस बात को ध्यान रखना, यदि एफ ओ ई बराबर ये है, यदि एफ ओ ई बराबर ये है दोस्तों, तो इसलिए आप कह सकते हो
कि इसलिए एंगल एफ ओ ई बराबर आ गया 180 माइनस ए, तो एंगल बी ओ सी भी क्या होगा 180 माइनस ए, क्योंकि एफ ओ ई और ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब इसको रटना कैसे है, कैसे याद रखना है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले तो हमने पता किया है कि एंगल निकालेंगे कैसे, तो ये एंगल जो होगा ना इसका अपोजिट एंगल कौन सा है ए, इसका अपोजिट एंगल विपरीत कौन सा है ए, तो आप कहोगे कि एंगल बी ओ सी क्या होगा 180 माइनस एंगल ए, ये हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ऐसे यदि दोस्तों मैं आपके लिए दोबारा ये डायग्राम बना देता हूं, ये बात सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको रिवाइज करके देख सको, बार बार वीडियो को देखोगे तो बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। यदि मैं ऐसे आपको कहूं कि भाई आप ऐसे यदि समझ गए हो, अब याद हमें कैसे रखना है मैं वो आपको बता देता हूं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। एक कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया, इस ट्राइंगल ABC में यहां से एल्टीट्यूड डाला, यहां से एल्टीट्यूड डाला और यहां से एल्टीट्यूड डाला, ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब मुझे एंगल BOC बताना है, लंब के अंदर पर बना हुआ कोण, ऑर्थो सेंटर पर एंगल बनता हुआ कोण, तो मैं कहूंगा कि एंगल BOC बराबर क्या होगा, अपोजिट एंगल A है तो 180 डिग्री माइनस अपोजिट एंगल A, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यदि मुझे ये एंगल बताना है, ये कौन सा है एंगल AOC, तो आप कहोगे कि इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस इसका अपोजिट एंगल क्या है B, तो 180 डिग्री माइनस एंगल B, 180 डिग्री माइनस B। और इसी तरीके से दोस्तों यदि आपको ये एंगल बताना है कि एंगल AOB कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस इसका अपोजिट एंगल क्या है C, तो 180 माइनस C है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कभी भी ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ कोई भी एंगल निकालना है तो 180 में से अपोजिट एंगल को हम माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर पर जो भी कोण बनता है वो 180 माइनस अपोजिट एंगल माइनस करेंगे तभी वो निकल के आएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, मुझे ये बताओ कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है 180 में से इसको माइनस किया तब ये निकल के आया, तो क्या मैं ये कहूंगी इस एंगल, इस BAC एंगल और इस BOC एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा क्या? मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई ये एंगल निकालना है तो इसको 180 में से इसको माइनस करो तब ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब तो ये साफ साफ जाता है कि एंगल BOC प्लस एंगल BAC, या एंगल A बोलूं या एंगल BAC और BOC, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि BOC निकालना है, BOC निकालना तो इसको BAC को उधर भेजूंगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर और उसके अपोजिट वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। SSC CGL मेंस 2014 में अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पॉइंट पर आया हुआ क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर है और उसका अपोजिट वर्टेक्स कोई भी है, विपरीत शीर्ष कोई भी है, तो ऑर्थो सेंटर और अपोजिट एंगल अपोजिट वर्टेक्स पर जो एंगल बनेंगे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। याद रख लोगे, यदि ये बात याद रख लोगे, और ये याद रखनी पड़ेगी भाई आप लोगों को। चलो अब हम आगे अगला पॉइंट करते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, लंब के अंदर की स्थिति, कि भाई कौन कौन से ट्रायंगल, जैसे मैंने बताया था लेसन फर्स्ट या सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल जो हैं वो कोणों के आधार पर 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक हमारा न्यून कोण त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, और एक अधिक कोण त्रिभुज है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो 3 टाइप के ट्रायंगल थे। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों ही ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो कहां बनता है, मतलब त्रिभुज के अंदर बनता है या बाहर बनता है या कहां बनता है। तो देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा त्रिभुज, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये एक ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये ऐसे आएगा। यहां से यदि एल्टीट्यूड डालोगे तो ये ऐसे आएगा, इसको BE नाम देते हैं।
और यहाँ से यदि एल्टीट्यूड डालेंगे तो हम इसको CF नाम देते हैं। और तीनों एल्टीट्यूड हैं वो त्रिभुज, तीनों एल्टीट्यूड तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। तो आप कह सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल, अंदर। तो ध्यान रखना कि न्यूनकोण त्रिभुज है, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो ऑर्थो सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो कहां पर बनेगा। तो देखो, समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानते हो कि कोई भी एक ऐसा त्रिभुज, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, ये बी के सामने की साइड स्मॉल बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। चलो आप मुझे ये बताओ कि एक इस ट्रायंगल ABC त्रिभुज का एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है। इसके 3 शीर्ष हैं, 3 वर्टेक्स हैं। आप इस वर्टेक्स से यदि लंब डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, जो कि ऐसे डला हुआ है, तो यहाँ पर आया। यहाँ से यदि इस वर्टेक्स, एक वर्टेक्स सी है ना, इससे यदि परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ऐसे आएगा। तो ये और ये तो यहाँ पर मिले ही हैं। और ये बताओ कि बी से यदि हम सामने वाले साइड पर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, सॉरी, बी से यदि सामने वाले साइड पर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी से इस वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर सामने वाले साइड पर ये डाला है, लेकिन ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एल्टीट्यूड है, ये गुजरा तो इसी बी से ही है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ का परपेंडिकुलर भी यहाँ पे आया, यहाँ का एल्टीट्यूड भी यहाँ पर आया और ये एल्टीट्यूड भी यहीं से गुजर रहा है। तो आप कह सकते हो कि तीनों एल्टीट्यूड पॉइंट बी से होकर गुजर रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में जिस किसी भी शीर्ष पर, राइट एंगल ट्रायंगल में जिस किसी भी शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है उस शीर्ष को बोला जाता है समकोणीय शीर्ष, राइट एंगल्ड वर्टेक्स, समकोणीय शीर्ष। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। समकोण त्रिभुज में जिस शीर्ष पे, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसे राइट एंगल्ड वर्टेक्स बोला जाता है, समकोणीय शीर्ष बोला जाता है। मुझे ये बताओ कि आपने देखा कि बी पर 90 डिग्री का कोण बना है तो बी समकोणीय शीर्ष है और बी पर ही तीनों एल्टीट्यूड जो है ना वो बी पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर बनता है वो कहां बनता है, तो आप कहोगे समकोणीय शीर्ष पर बनता है। समकोणीय शीर्ष का मतलब क्या है कि जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बना है वो समकोणीय शीर्ष कहलाता है, राइट एंगल्ड वर्टेक्स कहलाता है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी यदि समकोण त्रिभुज है, कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, तो समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो बनेगा वो हमेशा समकोणीय शीर्ष पर बनेगा। याद रखना इस बात को। और मुझे ये बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर परी के अंदर कहां पर बना था, तो परी के अंदर बना था हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर। समकोण त्रिभुज में लंब के अंदर जो बनेगा वो समकोणीय शीर्ष पर बनेगा और समकोण त्रिभुज में जो परी के अंदर बनेगा, जो सरकम सेंटर बनेगा वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, यहां एक चीज का ध्यान रखना कि ये परपेंडिकुलर डाला है, मान लिया इसको डी पॉइंट है तो इसको डी को मिड पॉइंट मत बोल देना। यदि डी को आप मिड पॉइंट बोल देते हो इसका मतलब डी सरकम सेंटर बन जाएगा, परी के अंदर बन जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तो सरकम सेंटर कहलाएगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट तो परी के अंदर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये जो बीडी है ना, ये बीडी सिर्फ एक लंब है, सिर्फ एक एल्टीट्यूड है, ये डी मिड पॉइंट नहीं है। दोस्तों इस बात को खास ध्यान रखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो अभी आज की क्लास में भी हमारे सामने आएंगे। उन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कभी भी। यदि डी है यहां से परपेंडिकुलर तो इसमें भी डल रहा है, और परपेंडिकुलर तो यदि ये सरकम सेंटर होता तो भी परपेंडिकुलर ही होता ये। तो ध्यान रखना इस बात को कि यदि ये डी जो है ये मिड पॉइंट है, कर्ण का मध्य बिंदु है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस का डी यदि मिड पॉइंट है तो हम कहेंगे कि ये डी सरकम सेंटर है, ये परी के अंदर है। और नॉर्मली हम यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है। इसकी लेंथ कैसे निकालनी है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। मान लिया कि इसकी लेंथ कुछ भी हमने मान ली कि यहां से परपेंडिकुलर डाला है तो परपेंडिकुलर तो पी इसकी लेंथ मान ली, हमें पता करना है कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो समकोणीय शीर्ष पर बनेगा, राइट एंगल्ड वर्टेक्स पर बनेगा। अब आपको यहां से इस समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर जो लंब डाला है, ये जो बीडी लंब है, इसको हमने पी मान लिया। हमें पता करना है कि पी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो
चाहे तो मैं ये कहूं कि P की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कैसे निकलेगी P की वैल्यू, आप ये बताओ दोस्तों कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें यदि एक बेस दिया हुआ है और एक हाइट दी हुई है, तो क्या उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू में हाइट से निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में यदि आधार दिया हुआ है, यदि ऊंचाई दी हुई है, तो क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं। यदि निकाल सकते हैं तो मुझे बताओ कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में आप यदि इसको बेस मानते हो, इसको ए को बेस मानते हो, तो हाइट किसको लेनी होगी, सी को। आप यदि ए को बेस मानते हो तो हाइट क्या लेनी होगी, सी की, सी को हाइट लेनी होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, यदि आप इसको बेस मानते हो तो 1/2 बेस क्या है A और हाइट क्या है C, तो 1/2 AC हो गया दोस्तों। कोई स्टूडेंट यदि कह देगा हालांकि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण कहलाती है, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये कोई भी एक नॉर्मल त्रिभुज होता, कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है, इसे मैं दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है, ये हम मानते हैं। लेकिन यदि ये एक नॉर्मल ट्रायंगल होता, 90 डिग्री को छोड़ दो, यदि ये नॉर्मल ट्रायंगल होता तो मैं इसको B को यदि बेस मान लेता, B को बेस मानता, आधार मानता, स्मॉल b को, इसको इस साइड को आधार मानता, तो क्या ये हाइट होती, और हाइट तो हमें पता 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइट तो हमें दिख रही है। तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या कि 1/2 हाइट इसकी P है और बेस क्या है, स्मॉल b, निकाल सकते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल माने तो ऐसे निकालेंगे, और यदि हम इसको, ये हाइट है और ये बेस है, तो इसका मतलब फिर ऐसे निकलेगा। तो मुझे बताओ कि ये भी एरिया ABC का है, ये भी एरिया ABC का है, तो क्या इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 के बराबर कर सकते हैं क्या। यदि इक्वेशन 1 को 2 के बराबर करेंगे दोस्तों, तो 1/2 AC इज इक्वल टू 1/2 PB होगा। अब मुझे बताओ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, P की हमें वैल्यू निकालनी है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ये AC है ही, और AC के नीचे इधर से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो AC अपॉन में B। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी कोई भी यदि समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में यदि हम समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हम समकोणीय शीर्ष राइट एंगल्ड वर्टेक्स से कर्ण पर लंब डालते हैं, हाइपोटेनियस पर लंब डालते हैं, तो उस लंब की लंबाई हमेशा कैसे निकलती है, इन दोनों साइडों को तो मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने AC कर दिया है, और हाइपोटेनियस जो कर्ण है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करके और जो कर्ण हाइपोटेनियस है इससे आपको डिवाइड कर देना है। याद रख लोगे इस बात को, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक त्रिभुज ABC है और वो समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक ट्रायंगल ABC है, जैसे मैं कह दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ये A और ये B और ये C है, B पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो B क्या होगा, समकोणीय शीर्ष होगा, राइट एंगल वर्टेक्स होगा। यदि ये 10 है, ये 24 है, तो क्या दोस्तों ये 26 होगी। और मैं कह दूं कि समकोणीय शीर्ष से इस कर्ण पर, समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर जो लंब डाला है, इस लंब की लंबाई बताओ x मान लिया, तो क्या x इज इक्वल टू, आप सीधा बता सकते हो कि 10 इंटू में 24 अपॉन में क्या होगा 26, क्या ऐसे ही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड, 2 से कट कर दिया 13, 2 से कट कर दिया 12, 12 को 10 से किया 120, 120 अपॉन में 13 से हम निकाल देंगे जो भी हमारी लेंथ आएगी। तो ध्यान रखना कि कभी भी यदि राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से सामने वाली साइड पर लंब डाला गया है, उस लंब की लंबाई यदि फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, किसी स्टूडेंट के दिमाग में यदि ये बात आ रखी हो कि भाई यदि ये मिड पॉइंट हो, यदि मान लो ये कह दे कि समकोणीय शीर्ष से मिड पॉइंट पर मिला, मतलब सर्कम सेंटर पर मिला, तो उस केस में तो दोस्तों क्या होगा, उस केस में तो आपको पता है कि यदि ये मिड पॉइंट है, यदि मान लिया कि ये मिड पॉइंट होता, यदि ये मिड पॉइंट होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर नहीं होता। फिर
यदि ये मिड पॉइंट होता दोस्तों, तो आपको पता है मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब ये सरकम सेंटर होता, और सरकम सेंटर है तो ये और ये तीनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, कर्ण के आधे के, हाइपोटेनियस का हाफ, तो इसका मतलब उस केस में इसकी लेंथ कितनी आती, 26/2, तो उस केस में इसकी लेंथ कितनी आ जाती, 13 आ जाती। तो नॉर्मली यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसकी लेंथ ऐसे निकलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों यदि ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, यदि ये मिड पॉइंट है तो सीधा सीधा आपको कर्ण निकाल के, यदि निकला हुआ है तो ठीक है, नहीं निकला हुआ है तो कर्ण को निकाल के और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही इसकी लेंथ बन जाएगी। तो इन दोनों बातों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कैसे हम चीजों को करेंगे। तो देखो न्यूनकोण त्रिभुज जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, त्रिभुज के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, तो समकोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, समकोणीय शीर्ष पर, राइट एंगल वर्टेक्स पर। और वहां से यदि हाइपोटेनियस पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ ले तो कैसे होगा, इन दोनों साइडों को बेस और हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये बात समझ ली है। तो तीसरा हमारे पास आता है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, इस टाइप से ये कोई भी ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, ये जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो हम इसे कहेंगे क्या, हम इसे कहेंगे अधिक कोण, ऑब्टूज एंगल। यदि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो इस कोण को कहा जाएगा अधिक कोण, और इस ट्राइंगल को कहा जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। आप इसका एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स सी है। आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर सीधा आएगा, यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो वो सीधा आएगा, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो आगे जाए चाहे सामने वाली साइड पर, लेकिन आगे बढ़ाने पर तो ये कहीं ना कहीं बाहर मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, बस कहाँ एग्जैक्ट तो क्या है कि डायग्राम यदि बिल्कुल सीधा होता, पूरा स्केल के साथ होता तो एग्जैक्ट ये समझ में आता। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट कहाँ बना है, भाई पूरा स्केल से हमें मेजर करके दिखाओ। एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनता है, जो लंब केंद्र बनता है, वो त्रिभुज के बाहर बनता है, आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यूनकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, तो त्रिभुज के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, तो समकोणीय शीर्ष पर। और अधिक कोण त्रिभुज ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, तो आप कहोगे बाहर बनता है। ठीक है, तो देखो अब एक सीधी सी बात याद रखना, ऑर्थो सेंटर के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ऑर्थो सेंटर बस इतना सा हमने कर लिया है, बेसिक सी चीजें जान ली हैं। शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली साइड पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज की कितनी साइड होती हैं, 3, तो इसका मतलब 3 साइड हैं और 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष हैं, तो इसका मतलब 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं। और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वह बिंदु कहलाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। फिर हमने ये देखा कि लंब केंद्र पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 में से अपोजिट एंगल माइनस कर देंगे, वही लंब केंद्र पर बना हुआ कोण आ गया। फिर हमने ये देखा कि न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर बनता है, समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष पर बनता है, और अधिक कोण त्रिभुज ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज के बाहर बनता है। दोस्तों बस आपको इतना सा ऑर्थो सेंटर के बारे में जानना था। अब हम प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपके पास यदि कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन से क्वेश्चन को पॉज करके वहीं वीडियो को एक बार रोक के, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को रोक के खुद करने की कोशिश करो। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेकर आऊंगा तो उसको वीडियो को वहीं रोक दो, वहीं रोकने के बाद में आप खुद करके देखो। यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आप उस वीडियो को चला के पूरा सॉल्यूशन देखो, और यदि आपका आंसर आ जाए तो थोड़ा सा फास्ट करके अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। खुद यदि साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये चीज़ें बहुत मजबूत बनेंगे। मेरा विश्वास है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँगा और बहुत अच्छे से और अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। और क्लासेस डेली आएंगी। ये तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप हो गया था, बीच में 2 दिन के लिए घर चला गया था। तो देखो वैसे क्या है कि 3 घंटे की कभी मेरी मैराथन भी चलती है, वीक में 3 घंटे मेरी मैराथन चलती है, शाम को 6 से 9, और
ये मेरी क्लास एडवांस मैथ की रहती है। तो मैराथन क्लास भी यदि आप लेते हो, यदि आप वो भी कोई फ्री है, उसका चार्ज नहीं है। आपने यदि कर रखा है ना, यदि आपने अर्थमेटिक कर रखा है तो जो मैराथन क्लास है उसमें अर्थमेटिक दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपको यदि टाइम हो शाम को 6 से 9, तो वीक में 3 दिन मेरी क्लास होती है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। चलो अब बेटा हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो एक और पॉइंट आपको ये बता देना चाहता हूं, इसमें एक और पॉइंट हमने डाल रखा है कि त्रिभुज के एक ही शीर्ष से, एक ही वर्टेक्स से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और कोण द्विभाजक के बीच बना कोण। ये कह रहा है कि त्रिभुज में कोई भी एक ट्रायंगल है, उस त्रिभुज में एक वर्टेक्स से यदि सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और उसी वर्टेक्स से यदि सामने वाले साइड पर एंगल बाइसेक्टर डाल दिया जाए, तो उस परपेंडिकुलर, उस लंब और उस एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक के जो बीच कोण बनता है वो कितना होगा। देखो आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक ये ट्रायंगल है, एक ये त्रिभुज है और इस ट्रायंगल को हमने ABC नाम दे दिया। एक वर्टेक्स इसका A है, एक शीर्ष A है, एक B है और एक C है। इस वर्टेक्स से इस शीर्ष से सामने वाले साइड पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ठीक है, सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो और इसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर, इसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इस लाइन ने इस पूरे एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये भाग और ये भाग। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी यदि ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से यदि सामने वाले साइड पर आप परपेंडिकुलर डालते हो, AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, यदि सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डालते हो और इसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर आप एंगल बाइसेक्टर डालते हो, मतलब AE जो है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का, एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, ऑफ एंगल A, ठीक है। ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है, AE है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इस परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच, परपेंडिकुलर ये है, एंगल बाइसेक्टर ये है, शीर्ष लंब ये है, कोण द्विभाजक ये है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना ये कितना होगा। मान लिया ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे आया है। ये जो थीटा है ये देखो इसके, इस A के अपोजिट एंगल कौन से हैं, C और B, तो ये जो थीटा आएगा ये हमेशा B और C का जो डिफरेंस होगा, B और C का जो डिफरेंस होगा उसका हमेशा हाफ होगा। कैसे होगा ये मैं अभी समझाऊंगा आपको, कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर लंब डाला जाए और उसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर यदि कोण द्विभाजक डाला जाए, AE जो है वो एंगल A का द्विभाजक है, मतलब ये और ये बराबर हैं, और AD जो है वो ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो इस कोण द्विभाजक और इस परपेंडिकुलर के बीच में जो कोण बनेगा थीटा, ये थीटा कितना होगा, तो ये थीटा अपोजिट एंगल जो है ना, A के अपोजिट एंगल है B और C, उनके डिफरेंस का आधा होगा। C माइनस B भी कर सकते हो, B माइनस C भी कर सकते हो, मतलब बड़े कोण से छोटा कोण माइनस करना है, बस सीधी सी बात ये है। आपको ये एंगल जैसे कह दे 70 डिग्री है, ये एंगल कह दे 50 डिग्री है, तो ये एंगल बताओ, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, 70 माइनस का 50 अपॉन में 2, तो 70 माइनस का 50 20/2, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा। आया कैसे है वो हम अभी प्रूव करेंगे। पहले आपको ये बता दिया मैंने कि हम क्या प्रूव करना जा रहे हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं। अब आया कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखना, इसको रट लेना ध्यान से, है ना, रटना भी बहुत जरूरी होता है कई बार। देखो आया कैसे है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी एक ट्रायंगल हमने लिया है, ये लाइन अभी तक सीधी नहीं आती है, कोई भी एक ट्रायंगल हमने लिया है, इस ट्रायंगल को हमने ABC नाम दे दिया, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ A से मैंने एक तो परपेंडिकुलर डाल दिया AD, मतलब आप कह सकते परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया है, मतलब AD जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और एक मैंने एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया, ये AE जो है ये AE नाम दे दिया। AE जो है, AE क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसका, बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर की स्पेलिंग गलत कर दी भाई, ठीक है। चलो अब बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो हम तुरंत कह देंगे कि भैया एंगल बाइसेक्टर है ना, इसका मतलब ये है कि ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये एंगल A का आधा होगा, A का हाफ होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है, तो ये A/2, ये पूरा A/2 है ना। मुझे ये बताना है कि ये कितना होगा, मुझे ये बताना, मान लिया ये थीटा होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा मुझे ये बताओ दोस्तों
कि इस वाले ट्राइंगल को देखो AEC, AEC ये तो एंगल C है, ये एंगल A/2 है। AEC इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर हमने ऐसा पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो मुझे बताओ कि ये AEC ट्राइंगल के लिए बाह्य कोण है कि नहीं है? और यदि ये बाह्य कोण है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल C। यदि ये बाह्य एंगल एक्सटर्नल एंगल है तो इसकी वैल्यू एंगल C प्लस एंगल A/2 होगी। एग्री हो मेरी बात से? ये A/2 है, ये C है, तो इसकी एंगल C प्लस A/2 होगी। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो त्रिभुज है, क्या इस त्रिभुज को मैं नाम दे दूं? ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना, एक त्रिभुज है, क्या नाम देंगे? ADE। त्रिभुज ADE की बात करूं, त्रिभुज ADE की बात करूं तो ट्राइंगल तो कैसा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका एक एंगल तो क्या है? ये एंगल C प्लस का A/2, ये है A/2। एक एंगल इसका 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री, प्लस एक एंगल ये थीटा, ये हमें पता करना है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप ये बताओ दोस्तों कि ये जो है ये 90 डिग्री उधर जाएगा तो 90 बनेगा। और मुझे ये बताओ कि A/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको याद हो तो हमने जैसे पहले हमने जब पढ़ा था लेसन नंबर 1, 2, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो हमने ये डिस्कस किया था, कई बार ये इक्वेशन बनी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर, ये भी 2 से डिवाइड होगा 90। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एंगल A/2 बराबर, इसको इधर रख लूं, 2 से डिवाइड करके इसको इधर रख लूं तो सारा उधर जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है। A प्लस B प्लस C बराबर 180, 2 से डिवाइड किया तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर ये 90 हो गया। अब A/2 को इधर रख लिया तो उसको उधर भेजेंगे तो 90 माइनस का B/2 माइनस का C/2। तो क्या ये C ऐसे का ऐसे प्लस A/2 की जगह मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस का एंगल B/2 माइनस का एंगल C/2, ठीक है, और प्लस का ये 90 ऐसे का ऐसे है ही, और प्लस का थीटा बराबर 180। दोस्तों इधर 180 है और इधर भी 90 90 180 हो गया। देखो तो देखो थीटा है, थीटा, अच्छा ये पूरा C है और ये आधा C है, तो प्लस के C में से माइनस का हाफ C गया तो प्लस का C/2 बचेगा, और ये माइनस का B/2 है ही, माइनस का B/2 उधर जाएगा तो प्लस का B/2 बचेगा क्या? तो प्लस का B/2, ठीक है, अपोन में 2 या एक साथ लिखूं, और ये प्लस का C है, ये माइनस का C है, तो प्लस का C/2 होगा और वो C/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? B माइनस C/2। यही हमें प्रूव करना था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कैसे हैं। ये काम में कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करके बताओ, लेकिन क्या है कि पॉइंट क्लियर होंगे तभी चीज़ें याद रह पाएंगी। आप यदि इस वर्टेक्स B से आप परपेंडिकुलर डालते और एंगल बाइसेक्टर डालते तो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच बना हुआ कोण क्या हो जाता? एंगल A माइनस C/2 हो जाता। आप इस शीर्ष से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डालते और सामने वाले साइड पर एंगल बाइसेक्टर डालते तो परपेंडिकुलर लंब और एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक के बीच बना हुआ कोण कितना होगा था? तो आप कहते हैं कि A और B का डिफरेंस करके उसका हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना बेटा। A/2 को मैंने लिख दिया है 90 माइनस B/2 माइनस C/2, तो 90 माइनस B/2 माइनस C/2, और प्लस का 90 ऐसे का सिर, थीटा ऐसे का सिर बराबर 180। 180 से 90 90 180 था, कैंसिल हो गया। ये पूरा प्लस का C है, ये माइनस का C है by 2 है, तो प्लस के C से माइनस का C/2 गया तो प्लस का C/2 बचेगा, और ये माइनस का B/2 उधर जाएगा तो ये प्लस का B/2 बचेगा, और ये माइनस का C/2, तो 2 को मैंने एक साथ रख के थीटा इज इक्वल टू B माइनस C/2 कर दिया। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस लगा देना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन हम ज्योमेट्री में करेंगे। आप लोगों ने थोड़ा वेट किया है, काम थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो चला है, लेकिन अब हमारा काम एक रेगुलर स्पीड से आगे चलेगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो शांति से बैठे रहें, अपने लॉकडाउन के टाइम का आनंद उठाएं बेहतरीन तरीके से, कुछ नया सीखने में, कुछ अच्छा सीखने में, कुछ अच्छा लिखने में, या कोई भी ऐसा बेहतर काम करने में जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। देखो इसमें कहा किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 7, BC बराबर 24 तथा BC 24 है,
तथा इसका समकोणीय शीर्ष बी है। कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कोई भी ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ए बी 7 है, बीसी 24 है तथा इसका समकोणीय शीर्ष बी है। राइट एंगल वर्टेक्स मतलब 90 डिग्री का कोण बना है वो बी है। तो बी से एसी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। बिल्कुल आसान सा भाई क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोणीय शीर्ष क्या है, बी है, राइट एंगल वर्टेक्स बी है, तो ये बी तो लगाना ही पड़ेगा 90 डिग्री, ये ए है और ये क्या है, सी है। अब इसने कहा ए बी बराबर 7, ये 7 है, बी सी बराबर 24, तो ये 24 है। पहले तो मुझे बताओ कि ये 7 है, ये 24 है, तो क्या ये कितना हो गया, 7 और ये 24, तो क्या ये 25 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 25 होगा, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा हमने पहले भी बताया है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर 25 आएगी। अब इसने कहा है कि B से AC पर डाले गए लंब, B से AC पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। मान लिया ये BD है, तो BD की लंबाई हमें बतानी है। तो दोस्तों आपको बता रखा है कि BD इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू में 24 अपॉन में हाइपोटेनियस 25 से डिवाइड कर दो, तो 7 को 24 से गया 7 4 28, 2 7 2 14 2 16 168/25, तो 6 बार तो पूरा का 168 अपॉन में 25 है बेटा, 28 मत समझ लेना, ये 25 है। अब 168 को 25 से डिवाइड किया तो 6 बार पूरा भाग चला गया, 18 7 और फिर 5, तो 6.75 आंसर क्या आ गया, बी। ये आपसे पूछा है, ठीक है। आपसे सीधा सीधा ये कहा कि ABC में बी 90 डिग्री है, ये 7 है, ये 24 है, ये 7 ये 24 बोला तो ये 25 हो गया, क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 25 है। अब इसने कहा कि B से AC पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो, तो ये क्या होगा, 7 इंटू में 24 अपॉन में 25 कर दिया, आंसर 6.75। चले आगे देखो बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, देखो एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 9, AC बराबर 4, फिर कह रहा है AD BC पर लंब है तथा AD बराबर 3, तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसने क्या कहा बेटा कि कोई भी एक क्वेश्चन है, इसमें ये बोला कि कोई भी त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 है, नॉर्मल ट्राइंगल है कोई भी, ये नॉर्मल ट्राइंगल है ABC, इस ABC में AB बराबर 9 है, ये 9 है, और AC इज इक्वल टू 4 है, ये 4 है, और AD BC पर लंब है, ये BC है, और यहाँ AD बोला है तो ये यहाँ पर लंब है, लंब मतलब इसको हाइट नाम दे दिया। फिर कह रहा है AD बराबर 3, अच्छा ये D है, AD बराबर 3 है, तो हाइट नाम देने की जरूरत ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, AD ये 3 दे रखा है, AD लंब है ना, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। फिर कह रहा है तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, देखो A के सामने की साइड को स्मॉल a मान लिया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल a है। अब कह रहा है इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, आप ये बताओ कि परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, तीनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिवाइड करते हैं। तो एक साइड इसकी 9 है, एक साइड इसकी 4 है, और एक साइड कुछ नहीं है, तो स्मॉल a मान रखी है हमने, ये 1 2 3 तीनों साइड ABC हो गई है, अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 3 तो इसकी हाइट है और बेस क्या है इसका a, ये हाइट है और ये बेस है, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस कितना इसका स्मॉल a और हाइट कितने इसके 3, क्या ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो ट्राइंगल का एरिया हो गया, और ये 4 लिखना है ही, और ABC ये तीनों है, a से a कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो गया। मुझे बताओ कि 2 है वो ऊपर आएगा, 2 से कैंसिल मत कर देना, 2 ऊपर आएगा, तो R इज इक्वल टू 3 इंटू में 2, R की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये इसने पूछा है कि त्रिभुज का परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 6। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, ये 9 था दी हुई थी, ये 4 दी हुई है, ये नहीं दी हुई है तो A मान लिया, और ये AD 3 दे रखा है, ये AD 3 दे रखा है। बस परिवर्त की त्रिज्या R बराबर क्या होता है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना होता है, एक साइड 9 है, एक 4 है, एक A है, तो 9 इंटू 4 इंटू A अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2, बेस A है और हाइट कितनी है 3, 1/2 बेस इंटू में हाइट, एरिया हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करना ही है, और तीनों साइडों गुणनफल, तो आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, चले आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 10, BC बराबर 24 तथा इसका परिकेंद्र D है, तो BD की लंबाई क्या होगी। देखो एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा,
कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये बी है, ये ए कर देंगे, फिर ये क्या होगा सी। अब इसने कहा ए बी 10 है, ये ए बी 10 है, बी सी कितना है 24, ये बी सी 24 है, तो मुझे बताओ कि ये 10 है 24, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो ये कितना होगा, क्या 26 होगा क्या, क्योंकि 10 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है, 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 100 और 576 को जोड़ेंगे तो 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। अब इसने कहा तथा डी इसका परिकेंद्र है, डी परिकेंद्र है, इसका मतलब हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है सर्कम सेंटर। अब इसने कहा है तो बीडी की लंबाई क्या होगी, मुझे बताओ कि यदि ये सर्कम सेंटर है, ये यदि मिड पॉइंट है, ये सर्कम सेंटर मतलब मिड पॉइंट है, तो क्या ये और ये बराबर होंगे क्या, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमने ये सीख रखा है कि बीडी बराबर ये कर्ण है, बीडी बराबर कर्ण का आधा होगा, तो कर्ण 26 निकाला पहले तो, और इसका हाफ कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब बी डी इजिकल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये पूछा है, कुछ नहीं किया बेटा, ये 10 दे रखा था, ये 24 दे रखा था, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो कर्ण कितना होगा 26। अब इसने कहा कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी सर्कम सेंटर है। यदि समकोण त्रिभुज में डी सर्कम सेंटर, इसका मतलब हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, बी को डी को मिला देते हैं, तो ये और ये तीनों बराबर होंगे, जो परिवर्त की त्रिज्या होंगी, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट है, तो ये और ये इस कर्ण के आधे के बराबर, कर्ण 26 है, इसका आधा कितना होगा 13, तो आंसर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आना बेटा, तो बार बार रिपीट करके देखो क्वेश्चन को। इसने कहा कि कोई भी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 85 है, 85 है, कोण सी बराबर 80 है, जहां ओ परिकेंद्र है, इस एबीसी त्रिभुज का ओ परिकेंद्र है, तो कोण ओएसी का मान ज्ञात करो। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 85, एंगल सी इज इक्वल टू 80 एंड इट्स सर्कम सेंटर इज ओ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ओएसी। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी इस ट्राइंगल का नाम दे दिया है, इस ट्राइंगल का नाम एबीसी है, एंगल ए 85 है, ये कितना दे रखा है 85 डिग्री है, ठीक है, और एंगल सी 80 है, ये 80 है। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ कि ये 85 और ये 80 है, 85 और 80 को जोड़ेंगे तो 165, 165 है, तो ये कितना आएगा, क्या ये 15 आएगा क्या। ठीक है, जो हमने खुद निकाला है उसको हम रेड पेन से लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ उसको हमने ब्लैक से लिखेंगे, तो इसका मतलब ये 15 डिग्री हमने निकाल लिया है, क्योंकि ये 85 था, ये 80 था, तो ये 15 बचा। अब कह रहा है कि O इसका परिकेंद्र है, तो ओ ए सी बताओ, सी ये A है, O इसका परिकेंद्र है, इसने O परिकेंद्र है। अब इसने पूछा एंगल ओ ए सी बताओ, तो O को और A को मिला दो, और O को और C को मिला दो। मुझे बताओ कि ये O परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है क्या, तो क्या OA बराबर OB बराबर OC होगी क्या, मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे। और मुझे ये बताओ कि ये सर्कम सेंटर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये सर्कम सेंटर है बेटा, यदि O सर्कम सेंटर परिकेंद्र है, तो यहाँ जो कोण बनेगा इस अपोजिट एंगल का दुगुना होगा क्या, तो ये 15 है, तो क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल AOC में, ट्राइंगल AOC में, ट्राइंगल AOC को हम देखें तो ट्राइंगल AOC में, AOC ट्राइंगल में हम देखते हैं AOC में क्या ये और ये बराबर हैं, तो इसके सामने का ये एंगल यदि मैं x मान लेता हूं, ये x मान लेता हूं, तो इसके सामने का ये भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में देखो, किसी भी त्रिभुज में यदि दो साइड बराबर हैं, यदि ये और ये बराबर हैं, तो इसके सामने का x है, तो इसके सामने का ये भी कितना होगा x, और ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है। बस अब तो सोल्व करके OAC मतलब x की वैल्यू बतानी है, तो आप कह सकते हो AOC ट्राइंगल में x प्लस का 30, ये 30 कैसे आया ये तो समझ गए हो ना, क्योंकि O सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर पर जो कोण बनेगा ये इस अपोजिट एंगल का दुगुना होगा 2B, तो ये 15 है, तो ये 30 हो गया है। तो देखो AOC में आप कह सकते हो कि x प्लस का x प्लस 30 डिग्री और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो क्या मैं 2x बराबर 150 लिख दूं बेटा, 30 उधर जाएगा तो 150, तो क्या x बराबर कितना आएगा 75 डिग्री आएगा क्या, ये इसने पूछा है कि OAC बताओ, OAC का मतलब x की वैल्यू बतानी है, तो ट्राइंगल OAC बराबर कितना आएगा 75 डिग्री। ठीक है, 85 दे रखा था, 80 दे रखा था, 85 और 80 होते हैं 165, इन दोनों का समय तो ये बचा 15,
ओ सरकम सेंटर परिकेंद्र है तो इस पर बना हुआ जो कोण होगा ये इसका दुगुना होगा, तो ये 30 हो गया। हमें पता है OA और OC दोनों बराबर हैं क्योंकि सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर की परिकेंद्र की तीनों शीर्ष से दूरी बराबर होती है, तो OA OC बराबर होंगे। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का ये x है तो इसके सामने का ये x और ये 30 आ ही रखा है, तो x प्लस 30 बराबर 180, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर 75। समझ रहे हो? चलो, यदि ये समझ रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AB 8 है, BC 10 है तथा AC 12 है, तो सबसे छोटे लंब की लंबाई ज्ञात करो। सबसे छोटे लंब की लंबाई ज्ञात करो। देखो, इसने कहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, AB 8 है, ये AB 8 है, BC 10 है, ये BC 10 है, और AC 12 है, ये 12 है। इसने कहा सबसे छोटे लंब की लंबाई ज्ञात करो। मुझे ये बताओ दोस्तों कि कोई ट्रायंगल है, उसमें 3 साइडें दे रखी हैं। कोई कहेगी सबसे छोटा लंब कौन सा होगा? सबसे छोटा लंब कौन सा होगा? सबसे छोटी साइड पर कोई लंब आया है वो सबसे छोटा होगा, या सबसे बड़ी साइड, सबसे लार्जेस्ट साइड पर जो लंब आया है वो सबसे छोटा होगा? आप खुद अज्यूम क्या करो भाई, ये साइड आपने ले रखी है, ये साइड बड़ी सारी है और ये साइड छोटी है, ठीक है। इसके मुकाबले ये साइड और ये साइड जो है वो छोटी हैं, तो मुझे बताओ कि क्या ये परपेंडिकुलर सबसे छोटा होगा, लंब सबसे छोटा होगा? देखो चलो, यदि ये साइड सबसे छोटी है, ये साइड सबसे छोटी है और ये साइड बहुत बड़ी है, इससे बहुत बड़ी है ये, और ये जो साइड है वो भी इससे बहुत बड़ी है, तो क्या मुझे बताओ कि ये जो परपेंडिकुलर आया वो परपेंडिकुलर सबसे बड़ा होगा क्या? तो आप ये कह सकते हो कि जिस साइड पर परपेंडिकुलर आ रहा है, जिस साइड पर लंब डाला जा रहा है वो साइड सबसे बड़ी है, तो लंब की लंबाई सबसे छोटी होगी। जिस साइड पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उस साइड की लंबाई सबसे बड़ी है ट्रायंगल की तीनों साइडों में, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की लंबाई सबसे छोटी होगी। और जिस साइड पर लंब आ रहा है उस साइड की लंबाई यदि सबसे छोटी है तो लंब सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ी है तो लंब सबसे छोटा होगा। अब इसने कहा सबसे छोटे लंब की याद करो, मतलब सबसे छोटे लंब का मतलब 12 पर जो परपेंडिकुलर आएगा ना वो बताओ। तो 12 पर परपेंडिकुलर तो भाई ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इसको डी नाम दे दिया। तो BD क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। हमें इस BD की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो, हमें BD की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं BD की लेंथ? हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, इस BD को हमने कुछ भी मान लिया है कि ये BD जो है ये कुछ भी है, जैसे H मान लिया है। आप ये बताओ कि आप यदि इस 12 को बेस मानते हो, 12 को बेस मानते हो, 12 को यदि बेस मानते हो तो ये उसके लिए हाइट है। तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू 12 से निकाल सकते हैं? ठीक है, चलो दूसरा, इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर ये साइड 8 है, ये 10 है और ये 12 है, तो इरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया हमें 2 टाइप से निकाल सकते हैं, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 टाइप से निकाल सकते हैं। निकाल दो और उनको बराबर कर दो, आपके पास आ जाएगी h की वैल्यू। तो देखो, एक तो हीरोज फॉर्मूला होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c का अंडर रूट। s का मतलब होता है बेटा सेमी पैरामीटर, तो सबसे पहले तो सेमी पैरामीटर निकालो s। तो सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप का मतलब तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 8 प्लस 12 प्लस का 10/2, 12 8 20 और 10 30/2, तो s की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो इसका एरिया क्या बनेगा बेटा? इसका एरिया बनेगा, आप कहोगे कि इसका एरिया होगा रूट ऑफ s का मतलब 15 इंटू s माइनस a का मतलब कोई भी साइड, तो a मतलब 15 मान ली, तो 10 मान ली, तो s माइनस a मतलब 15 माइनस का 10, तो 5 लिख दूं क्या सीधा? s माइनस b का मतलब 12, तो 15 माइनस का 12 3 लिख दूं। s माइनस c, तो 15 माइनस का c की वैल्यू 8 है, तो कितना? 7, तो एरिया निकल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर 15 ये है और ये भी 15 है, तो एक 15 बाहर निकाल लो क्योंकि अंडर रूट में है और अंडर रूट में 7 आ जाएगा। क्या इक्वेशन 1 से एरिया निकाल दिया? इक्वेशन 1 एरिया है। अब मुझे बताओ कि एक तो आपने ऐसे निकाल दिया इरोज फॉर्मूला लगा के, एक आप इसको बेस मानकर और इसको हाइट मानकर निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल जाएगा सर 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा? 1/2। इसको हम इधर कर देते हैं 1/2। बेस क्या है? 12
और हाइट क्या है, ये h है, यही तो निकालना है। मुझे ये बताओ इक्वेशन 1 भी ए बी सी के एरिया को बता रही है, इक्वेशन 2 भी ए बी सी के एरिया को बता रही है। 2 से इसको कट कर दे, इसको 6 तक लिख सकते हैं, ये 6h हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा, इक्वेशन 1 और 2 से कि 15√7 बराबर ये कितना है 6h, लिख दो सीधा इसको 6h। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, 2 से कट कर दिया, 3 से कट कर दिया 2 बार और 3 से कट कर दिया 5 बार, तो ये तो 5√7 है और ये 2h है, 5√7 है, ये 2h है, तो क्या h की वैल्यू 5√7 अपॉन में 2 बनेगी क्या, यही हमें बताना था कि 5√7 अपॉन में 2। तो आंसर कितना आ गया हमारा सी। कुछ नहीं किया दोस्तों, इसने कहा कि सबसे छोटे लंब की लंबाई ज्ञात करो। पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि सबसे छोटा परपेंडिकुलर पूछा है, सबसे छोटा लंब पूछा है, इसका मतलब सबसे बड़ी साइड पर जो परपेंडिकुलर आया है वो सबसे छोटा होगा। तो देखो ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है 8, 10, 12, तो पहले तो हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकाला। तो हीरोज फॉर्मूला के लिए सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप की जरूरत होगी, तो तीनों साइडों को जोड़ दिया तो वो पैरामीटर हो जाता है। उसका अर्ध परिमाप मतलब आधा निकालना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो 8 + 12 + 10, तो s की वैल्यू आ गई 15। s की वैल्यू 15, तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, √s, s - a, s - b, s - c। तो s की वैल्यू 15, तो 15 इंटू 15 माइनस पहली साइड तो 5 आ गई, इंटू 15 माइनस दूसरी साइड, तो 15 माइनस का 12 3 आ गई, इंटू 15 माइनस का तीसरी साइड 8 है, तो कितना आ गया 7। तो इसका मतलब इसका एरिया आ गया 15√7। एक तो ऐसे निकाल दिया एरिया। एक आप ये बताओ कि ये यदि बेस मान लूँ और तो इसको यदि हाइट कहूँ तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट से h से, तो यहाँ से एक ही ट्राइंगल के एरिया की बात है, दोनों को बराबर करके h की वैल्यू निकाल दी 5√7 अपॉन में 2। समझ रहे हो, ये क्या है बेटा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में क्योंकि देखो चीज़ें हमने सारी सीख रखी हैं, चीज़ें हमने सारी कर ली हैं, एडवांस मैथ में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डेवलप करो दोस्तों, बहुत आसान है। और ज्योमेट्री यदि आपको आएगी तो मेंसुरेशन आपका क्लियर होगा। इस बात को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि एक जगह पे जाके ये सोचता है कि यार क्या पढ़ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े ना, टाइम एंड वर्क पढ़े ना, है ना, ये पढ़ता बेटा, ये सबको आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। कुछ ऐसा करो जिससे आप दूसरों से आगे जा सको, ठीक है, और दूसरों से आगे जाओगे ना तभी कंपटीशन जीत पाओगे। ये कंपटीशन है बेटा, यहाँ कोई हम नॉर्मल चीज़ें नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी करोगे एडवांस मैथ की, एडवांस मैथ उतना ही अच्छा बनेगा। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए एबीडी में कोई भी ट्राइंगल एबीडी है, इसमें कहा कि एडीबी बराबर 20, फिर इसने कहा सी जो है सी बीडी पर एक ऐसा बिंदु है कि AB बराबर AC तथा CD बराबर CA, तो कोण ABC का मान क्या होगा। देखो कोई भी एक ट्राइंगल है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। कोई भी एक ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन उधर दिखाई तो दे रहा है ना, एक बार यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, देखो यहां तक C तक। देखो ABC एक ट्राइंगल, ABD एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये D है, ABD एक ट्राइंगल है। फिर इसने कहा है कि ADB एंगल ADB बराबर 20, तो ADB ये एंगल कितना दे रखा है, ये हमें 20 दिया गया है। फिर इसके बाद इसने पूछा C जो है ना वो BD पर ऐसा बिंदु है, ये BD है, इस पर कोई भी पॉइंट है C BD पर ऐसा बिंदु है कि AB बराबर AC, ये AB तो है ही, इसका मतलब एक और C को मिलाना पड़ेगा, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिला दिया है, ये C है, ये C BD पर पॉइंट दे रखा है, और इस प्रकार से है कि AB बराबर क्या है AC, मतलब ये और ये दोनों क्या है बराबर हैं। फिर इसने कहा है कि तथा CD बराबर CA, ये CD है और ये CA है, तो इसका मतलब देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी है, तो क्या ये और ये तीनों बराबर हो गई हैं। तो देखो अब हम इस ट्राइंगल को देखें दोस्तों, आप सबसे पहले ट्राइंगल को देखते हो, आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो इसके सामने का एंगल यदि ये x है तो क्या इसके सामने का ये भी x होगा क्या, तो ये हमें पहले से ही 20 दे रखा है, ये हमें पहले से ही 20 दे रखा है। यदि दोस्तों ये 20 दे रखा है, ये 20 है, इसके सामने का 20 है, तो इसके सामने का ये भी 20 होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। दोस्तों ये 20 है, ये 20 है 40, तो क्या ये एंगल ये भी 40 होगा क्या। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए बाह्य कोण है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा 40। अब मुझे ये बताओ कि ये
इस ट्रायंगल में ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके सामने का ये 40 है, तो क्या इसके सामने का ये भी 40 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, इसके सामने का और इसके सामने का बराबर है, ये 40 निकल के आ गया तो इसके सामने का ये 40 होगा। कौन सा पूछा? ये पूछा, एंगल ए बी सी पूछा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 डिग्री, ठीक है, यही हमसे पूछा है। आप जो भी क्वेश्चन कर लेते हो ना बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने 2 नंबर का काम कर दिया है। 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया है ना, 2 नंबर का काम नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया है। आप 2 मार्क्स लेने के काबिल बन गए हो। एक क्वेश्चन कर लेते हो तो थोड़ा सा सुकून से सांस लिया करो। मैंने कहा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, ऐसे नहीं कि मैं करवाए जा रहा हूँ, आप देख रहे हो ऐसे कि हाँ पता नहीं क्या दिख रहा है। क्वेश्चन कैसे करने हैं बेटा आपको, कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए उस क्वेश्चन को उसको एक बार पॉज कर दो, पॉज करके उसको खुद करने की कोशिश करो। खुद करने की कोशिश करोगे, फिर यदि आपसे नहीं होता है उसके बाद में आप देखो कि मैंने कैसे करवाया है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जैसे इसका आंसर 40 है, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तब जाके क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मेरी बात मान लो भाई, आप कैसे भी करके मेरी बात मान लो, 1 महीने में आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करवा दूंगा, 1 महीना लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो बस अच्छे से आप लोगों को खुद करना है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी तथा सी के आंतरिक द्विभाजक परिवर्त को एक्स, वाई और जेड पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बराबर 50, सी जेड वाई बराबर 30 है तो बी जेड वाई की वैल्यू क्या होगी? देखो सॉल्यूशन करते हैं भाई क्वेश्चन का। इसने कहा कोई भी त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी है और ये सी है। इसमें कहा है कि ए बी और सी के आंतरिक द्विभाजक परिवर्त को, ए का जो बाइसेक्टर है ना एंगल ए का, वो इस परिवर्त मतलब बाहर जो सर्कल है उसको एक्स पर काटेगा, ठीक है। देखो मतलब पहले मैं बाहर यदि सर्कल बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे, मुझे पता है। ये बाहर एक सर्कल बना दिया है। अब कह रहा है कि ए का जो बाइसेक्टर है, इस ए का जो बाइसेक्टर है वो इसको एक्स पर काट रहा है, तो ये एक्स पर। बी का बाइसेक्टर इस परिवर्त को वाई पर काट रहा है, ये वाई पर। और सी का बाइसेक्टर इस परिवर्त को, इसका बाइसेक्टर जेड पर काट रहा है, तो ये जेड। अब हमसे कहा है हमें कि एंगल ए बराबर 50 है, एंगल ए बराबर 50 है, ये 50 हमें दिया गया है, इसलिए हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है, 50 हमें दिया गया है। और बी सी जेड वाई बराबर कितना है? 30, तो ये सी है, ये जेड है, ये वाई, ये हमें 30 दे रखा है, तो इसको मिला दो। ये एंगल हमें दोस्तों कितना दे रखा है? 30, ये एंगल दे रखा है 30। अब हमसे पूछा है कि एंगल बी जेड वाई बताओ, बी जेड और वाई, सॉरी एंगल बी जेड वाई क्या होगा, है ना। तो बी है, ये जेड है और ये वाई है। देखो एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, कोण ए बी और सी के आंतरिक द्विभाजक परिवर्त को एक्स वाई और जेड पर काटते हैं। ए का बाइसेक्टर है वो एक्स पर काटता है, बी का बाइसेक्टर वाई पर काटता है, सी का बाइसेक्टर जेड पर काटता है। फिर इसने कहा यदि ए बराबर 50 है, ये ए 50 दे रखा है, एंगल सी जेड वाई, तो सी जेड वाई ये कितना दे रखा है? 30, तो एंगल बी जेड वाई बताओ, बी जेड वाई, इसका मतलब ये बी है और ये जेड है और ये वाई है, ये एंगल बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे? बी जेड वाई, एंगल बी जेड वाई, बी जेड वाई मतलब ये पूरा एंगल बताना है, ये पूरा एंगल आपको बताना है, ये है बी जेड वाई, बी जेड वाई तो यही है। कैसे बताओगे? थोड़ा सा सोचो। देखो भाई अब हम रेड पेन से वो एंगल लेंगे जो हमने निकाले हैं। आप ये बताओ कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइस, आप ये मत सोचना इसको रेडियस मत बोल देना दोस्तों, ये रेडियस नहीं है, ये सेंटर नहीं है, बाहर वाले सर्कल का ये सेंटर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। और तीनों कोण द्विभाजक जहां पे काटते हैं वो इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। आप मुझे पता है कि आप इसको सर्कम सेंटर बना दोगे, इसको परी के अंदर मान लोगे कि हाँ ये सेंटर सा दिखाई दे रहा है तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस, ये रेडियस। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक है, ये कोण द्विभाजक है, ये कोण द्विभाजक है, तो ये इन सेंटर है, ये अंतः केंद्र है।
इन सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा, जैसे मैं कहूँ कि इन सेंटर पर कौन सा एंगल बना है, तो इन सेंटर पर चाहे आप ये एंगल यदि मैं निकालूं तो ये एंगल कितना होगा 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ, तो 90 प्लस का 25, ये एंगल कितना हो जाएगा 115। आपसे BZY पूछा है, मतलब ये एंगल आपको BZY मतलब ये एंगल आपको पता करना है कैसे भी करके, ये एंगल पता करना है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा बता सकते हो, BZY एंगल कितना होगा। यदि थोड़ा सा आपको हिंट मिले कि हम कैसे बता सकते हैं, देखो मैं आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये आपको सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि जब हम सर्कल पर चलेंगे, क्योंकि पता क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा सर्कल के कंसेप्ट पर आ गया है। सर्कल या वर्त में क्या होता है कि कोई भी एक सर्कल है उसका एक सेंटर है, कोई भी एक वर्त है उसका एक केंद्र है, ये सेंटर है और ये जो लाइन है ये सरकमफेरेंस परिधि कहलाती है। इस परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक आर्क बन जाता है। इतना इतना सा जो भाग है ये चाप बन गया, इसे चाप बोलते हैं या आर्क बोलते हैं। परिधि के एक छोटे से भाग को, सरकमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा, परिधि का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आर्क है, ये जो चाप है, ये शेष बची हुई परिधि, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये शेष रिमेनिंग सरकमफेरेंस है, इस पर कोई भी एंगल बनाएगा ना तो वो एंगल, सारे एंगल क्या होंगे बराबर। ये जो चाप है वो परिधि पर, तो ये एंगल और ये एंगल सारे बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी, ये थीटा है, ये थीटा है। जब सर्कल आएगा तो मैं समझा दूंगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सर्कल का पॉइंट आ गया है कि कोई भी एक चाप द्वारा शेष परिधि पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो, मुझे पता है, थोड़ी सी ये बात आपको पता होगी, नहीं भी पता है हम सर्कल में समझ लेंगे। आप मुझे बताओ कि यदि मैं, आप मुझे ये बताओ कि मुझे एंगल्स ये बताना है, एंगल BZY बताना, मतलब ये पूरा एंगल बताना, लेकिन उससे पहले मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं। तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल निकालना चाहता हूं ना दोस्तों, तो मैं यदि इस आर्क को लेता हूं यहां से लेके इस आर्क को लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का आर्क मैं लेता हूं, अलग कलर से कर लेते हैं। ये एक चाप है ना दोस्तों, यहां से लेके, और ये BC जो एक आर्क है, BC जो एक चाप है, क्या मुझे ये बताओ कि ये जो BC आर्क है, BC चाप है, इस BC ने एक तो एंगल ये बना रखा है, एक तो एंगल ये बना रखा है, ये ठीक है, और इस BC आर्क ने एक एंगल ये बना रखा है, ये बना रखा है। मुझे ये बताओ दोस्तों, इस BC आर्क ने, BC चाप ने एक एंगल तो ये बना रखा है जो रेड कलर से है, और इस BC आर्क ने एक एंगल ये बना रखा है। तो एक ही चाप द्वारा वर्त की परिधि पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। तो ये 50 है, तो ये क्या 50 होगा, क्या ये 50 होगा, ठीक है। आपसे ये पूरा पूछा है BZY, तो ये 50 आ गया। ये 30 पहले ही दे रखा है, अगले ने क्या दे रखा है CZY, तो CZY ये एंगल दे रखा है 30, ये इतना सा लाल कलर से ये 50 है, ये 30 है, तो क्या ये पूरा BZY, तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि ये जो एंगल होगा BZY, एंगल BZY ये क्या होगा 50 प्लस 30, ये कितना आएगा 80 डिग्री। यही हमसे पूछा है कि बताओ ये एंगल कितना होगा, सॉरी एंगल BZY पूछा ना भाई, BZY। ऑप्शन क्यों नहीं दिए गए हैं? इसने कहा कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण AB तथा C के आंतरिक द्विभाजक परिवर्त को इंटरनल बाइसेक्टर हैं जो सरकम सर्किल को X, Y और Z, A का बाइसेक्टर X पर काटता है, B का बाइसेक्टर Y पर काटता है और C का बाइसेक्टर Z पर काटता है। एंगल A बराबर 50 है, एंगल CZY बराबर 30 है, CZY इज इक्वल टू 30 है, और तो एंगल BZY हमसे पूछा है, तो BZY ये पूछा है, तो दोस्तों BZY है वो 80 ही आएगा। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो, तो आप एक ऑप्शन लगा सकते हो, नन ऑफ दीज। मेरे को लगता है कि इसमें क्वेश्चन में कुछ और ही ये पूछ रहा था, क्वेश्चन में और ही हमसे कुछ पूछना चाह रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे जो भी हम टाइप करते हैं उसमें कुछ भी एरर हो सकती है। देखो बता सकते हैं हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। ये जो BC है, ये BC एक आर्क है, BC एक चाप है। इस BC, चाहे मैं ये कहूँ कि BC एक कोड है, भाई इस बार वाले सर्कल के लिए BC किसका काम कर रही है, कोड का काम कर रही है। BC एक जीवा का काम कर रही है।
तो इस कोड ने सेंटर पे ये सॉरी इस कोड ने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पर ये एंगल बनाया है और इसी कोड ने ये एंगल बनाया है, तो ये 50 दे रखा है तो ये भी 50 है, ये 30 दे रखा है तो 50 + 30 BZY बराबर कितना होगा 80 होगा। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज इसलिए हो रखा हूँ क्योंकि यदि फिर ये एंगल बाइसेक्टर वगैरह ये सब देने का मतलब क्या था, मतलब यदि यही पूछना था हमें, यदि यही पूछना था BZY पूछना था तो उसमें हमें ये एंगल बाइसेक्टर वगैरह देने की क्या जरूरत थी। चलो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन है उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है। चलो अब हम चलते हैं। वैसे तो पता है इसमें ये क्या पूछना चाहता था, सही क्वेश्चन तो ये था कि BYZ क्या होगा, ठीक है, BYZ क्या होगा। ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया। यदि ये एंगल पूछता BYZ, ये कैसे निकालते दोस्तों BYZ, ये एंगल था तो देखो ये इन सेंटर की जरूरत पड़ती क्योंकि ये 50 है और इन सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये पूरा एंगल इन सेंटर पे बना हुआ ये एंगल जो है ये कितना होगा 90 + 50 का आधा, तो 90 + 25 115, ये 115 तो ये भी 115 होता है ना, ये 115 है ही, ये 30 दे रखा है तो 30 प्लस का 115 145, तो ये एंगल कितना होता 180 में से 145 माइनस कर देते तो ये एंगल 35 का बनता, ठीक है। तो हमारा आंसर ए आता, मतलब BYZ मेरे हिसाब से BYZ इसे पूछना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अधिकोणीय त्रिभुज ABC में A अधिक कोण है, अधिकोण का मतलब A पर 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बना है और O उसका लंब के अंदर है। यदि BOC 54 है तो BAC का मान ज्ञात करो। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, चाहे तो आप डायग्राम बनाओ चाहे बिना डायग्राम बताओ, ये ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, A अधिक कोण है, उसमें A जो है ये अधिक कोण है, फिर इसको B ले लिया हमने, इसको C ले लिया, A अधिक कोण है। अब कह रहा है कि O उसका लंब के अंदर है, लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर कहीं ना कहीं बाहर बनेगा। चलो ऐसे ऐसे बना देते हैं, एक बार डायग्राम बना ही लिया है तो आप मुझे बताओ कि इसके सामने का ये एंगल है, क्या इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर पर जो एंगल बनता है और उसका अपोजिट एंगल उन दोनों का सम 180 होता है। तो देखो BOC 54 दे रखा है, BOC ये 54 दे रखा है और हमसे पूछा है तो एंगल BAC बताओ, BAC बताओ, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमसे पूछा, मान लिया थीटा, हमें पता है कि इसके ये ऑर्थो सेंटर है, इसका और इसका अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस का एक 54 = 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर कितना होगा, ये उधर चला जाएगा, यदि उससे माइनस होगा क्या 136 डिग्री आएगा, क्या सही है। चलो यदि 136 है 136 आएगा या 126 आएगा, 126, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180 होगा ना, तो ये 126 आ गया है, यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा 126 का मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, समझ पा रहे हो। 126 प्लस का 54 कितना होगा 180 डिग्री। चलो याद रखना ऑर्थो सेंटर पे एंगल और उसका अपोजिट वर्टेक्स जो है इन दोनों का सम 180 होगा, जो हम पहले बता चुके हैं कैसे होगा, ये भी हम समझा चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि BAC बराबर 85 है, BCA बराबर 80 डिग्री है तो OAC बताओ। ये तो हम पहले ही रिपीट कर चुके हैं, OAC तो हमारा पहले ही निकल चुका है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था या 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 है, वही रिपीट कर दिया गया है। आप यदि करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी एक त्रिभुज है ABC, ये ABC एक ट्राइंगल है ABC, इसमें दे रखा है BAC बराबर 85 है, ये 85 डिग्री है, और BCA ये दे रखा है 80, ये 80 है, ये 85 है, तो ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का 165 है तो ये 15 बचेगा। अब कह रहा है O परिकेंद्र है, यदि O ऑर्थो सेंटर, तो इसका मतलब आप कह दोगे कि ये जो एंगल होगा 30 होगा, ये 30 है, ये दोनों साइडें बराबर हैं, इसके सामने का यदि ये x है तो इसके सामने का ये भी x है, तो x प्लस का x 2x प्लस का 30 = क्या होगा 180 डिग्री, तो 2x बराबर 150, तो 2x = 150 डिग्री, तो x = 75 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है बड़ी डिटेल से, सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है, कोण C बराबर 45 है और DAC का मध्य बिंदु है, यदि AC = 4√2 एकक तो BD का मान क्या होगा। देखो कोई भी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC है, ये A है, ये B है, ये C है,
सॉल्यूशन हम करें इसका, ये ए बी सी है, कोण बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और सी 45 है। दोस्तों सीधा सीधा सा आपको बिना डायग्राम बना ही आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो कि बी यदि 90 डिग्री है तो बी के सामने का साइड क्या होगी, तो आप कहोगे ए सी होगी। तो देखो ये है ए सी होगी, ए सी दे रखा है, ये बी 90 डिग्री है और ये है, और ये बताइए ए मान लिया, ये सी मान लिया, सी 45 है तो इसका मतलब ए बी कितना होगा 45 डिग्री। तो देखो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब कह रहा है डी ए सी का मध्य बिंदु, ए सी क्या होगा 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस है, कर्ण है, इसका मिड पॉइंट डी है। तो मुझे बताओ कि बी डी, बी से डी को मिला दिया तो क्या बी डी इज इक्वल टू जो होगा वो ए सी बाई 2 होगा, क्या बताया क्या पहले, ए सी कितना है 4√2, तो इस 4√2 का हाफ कर दिया है, 4√2 का हाफ कर दिया, इसका मतलब ये कितना आ गया 2√2। यही हमसे पूछा है कि बताओ बी डी की वैल्यू क्या होगी, तो 2√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसने कहा कि त्रिभुज एबीसी में आई तथा ओ क्रमशः अंतः केंद्र और परिकेंद्र हैं। आई है इन सेंटर और ओ है सरकम सेंटर। रेखा AI को बढ़ाया जाता है जो परिवर्त को बिंदु D पर मिलती है। यदि कोण BOD बराबर Z, BID बराबर Y, ABC बराबर X, तो X प्लस Z बटा 3Y का मान क्या होगा। देखो पहली बात तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना भाई, जैसे कि हमने इन सेंटर अंतः केंद्र और ऑर्थो सेंटर इन सेंटर अंतः केंद्र और ओ सरकम सेंटर के बारे में ये पढ़ा था कि इन सेंटर कैसे बनता है। कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों एंगल के बाइसेक्टर, तीनों कोणों के द्विभाजक जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इन सेंटर अंतः केंद्र होता है। और सरकम सेंटर परिकेंद्र क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता। दोस्तों अब मैंने ये भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि सरकम सेंटर को साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजालंब समद्विभाजक को आगे बढ़ाने पर यहां से गुजरेगा, ये साइड से भी गुजर सकता है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल में यदि आपको इन सेंटर दे रखा है, उसी ट्रायंगल में आपको सरकम सेंटर दे रखा है, तो आपको इन सेंटर जो मानना है ना बेटा अंतः केंद्र, तो इस वर्टेक्स के ठीक नीचे अंतः केंद्र लिखोगे। ठीक है, और सरकम सेंटर परिकेंद्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी साइड में हो सकता है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी जब इन सेंटर आपको सिखा रहा था कि किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर अंतः केंद्र से यदि कोई लाइन गुजरी, इसका मतलब ये लाइन क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। बताया था ना ये बात। चलो अंतः केंद्र से इन सेंटर से कोई भी लाइन गुजरेगी, इसका मतलब वो क्या है, वो लाइन उस एंगल का बाइसेक्टर है, उस कोण का द्विभाजक है। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो तो देखो ये कह रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ले लिया बेटा, ABC इस ट्रायंगल का नाम है, ये A है, ये B है, ये C है। इसका एक तो इन सेंटर है, तो वर्टेक्स के ठीक नीचे मैंने ये इन सेंटर ले लिया और मैंने सरकम सेंटर यहाँ ले लिया, परिकेंद्र यहाँ ले लिया। अब कह रहा है कि रेखा AI को आगे बढ़ाया जो परिवर्त को D बिंदु पर मिलती है AI, तो इसका मतलब ये इन सेंटर से होकर लाइन गुजर रही है। कोई भी लाइन इन सेंटर से होकर गुजर रही है तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल A/2 होगा, ये भी A/2 होगा। मानते हो इस बात को। चलो अब कह रहे इस AI को आगे बढ़ाया ना, तो इस त्रिभुज का जो परिवर्त था, जो सरकम सर्किल था, उस परिवर्त को ये किस पॉइंट पर जाकर मिली है, AI को आगे बढ़ाने पर जो परिवर्त को D पर मिली है, तो ये D पर मिल गई। चलो अब इसने कहा कि जो परिवर्त को D पर मिलती है, यदि कोण BOD बराबर Z, BOD मतलब सरकम सेंटर पर जो एंगल बना है, ये कितना दे रखा है Z। बेटा ये यदि Z दे रखा है ना, आप ये बताओ कि सर्कल में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कभी, मैं दोबारा बता देता हूँ नहीं भी पढ़ा है तो, कि ये कोई भी एक सर्कल है। अरे क्यों नहीं चल रहा भाई, ये कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल में ये परिधि है इसकी, ये सरकमफ्रेंस है, ये इसका सेंटर है। तो परिधि का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, थोड़ी देर पहले बताया था, परिधि का एक छोटा सा भाग आर्क या चाप कहलाता है। और ये चाप सेंटर पर ये एंगल बना रहा है, केंद्र पर ये एंगल बना रहा है, सेंटर पर ये एंगल बनाएगा। और यही चाप यदि सरकमफ्रेंस पर कहीं, परिधि पर कहीं, तो परिधि पर एंगल ऐसे बनाएगा। तो बेटा ये यदि 2x है ना, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा x। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको मैं भी पढ़ाऊंगा सर्कल में, कि किसी भी वर्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। या फिर मैं ये कहूं कि सरकमफ्रेंस परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो देखो बेटा एक तरीके से ये सरकम सेंटर परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब क्या है, इस परिवर्त का सेंटर है, इस पर ये Z बना है। तो मुझे बताओ कि यदि ये Z है, ये Z है, तो क्या इस चाप, इस BD चाप
इस BD आर्क को देखो, इस BD चाप को देखो, इस BD चाप ने सेंटर पे Z बनाया है, तो क्या ये BD चाप ये जो है ये Z/2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, देखो चलो अब कह रहा है एंगल BID बराबर Y, BI और D बराबर Y। इसका मतलब इन सेंटर पर जो एंगल बनाया है ना, देखो BI और D, BID मतलब ये जो एंगल दे रखा है ना, ये एंगल कितना है? Y, ये एंगल Y दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है ABC बराबर X, ABC ये पूरा एंगल X है बेटा, ये पूरा एंगल X है। तो मुझे ये बताओ कि B को इन सेंटर से इस लाइन को मिलाया, BI को मिलाया, तो BI इस एंगल के लिए बाइसेक्टर का काम कर रही है, द्विभाजक कोण द्विभाजक का काम कर रही है। तो ये पूरा एंगल कितना दे रखा है इसने? पूरा एंगल ABC बराबर X है, ABC बराबर X है, तो क्या ये एंगल X/2 होगा? X/2 होगा, क्योंकि इन सेंटर से मिला दिया तो X/2, ये इन सेंटर से मिला दिया तो ये एंगल ये Z था इसलिए Z/2 होगा। वैसे तो ये A/2 था, लेकिन इसको ये Z है तो इसके हिसाब से Z/2 हो गया। अब मुझे बताओ कि क्या मैंने आपको ये सिखाया है क्या कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी ऐसा सा ट्राइंगल है, ऐसा सा, इसमें इस ट्राइंगल में ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल इस इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा? ये x है, ये y है, तो ये एंगल जो होगा क्या ये एंगल x + y होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे होगा। तो मुझे बताओ कि ऐसी यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है AIB, ट्राइंगल AIB में मैं आपको ये कहूँ कि बेटा ट्राइंगल AIB में देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ट्राइंगल AIB की तरफ देखो, ट्राइंगल AIB की तरफ देखो, तो आप कहोगे सर ट्राइंगल AIB में सीधा सीधा सा हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, AIB में Z/2 + X/2 बराबर Y है, तो Y बराबर X/2 + Z/2 ऐसे है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो क्या दोस्तों मैं 2 को इधर भेज दूँ तो क्या मैं X + का Y X + का 2 को इधर भेजा तो X + का Z, X + Z = 2Y बोल सकता हूँ। इक्वेशन 1 नाम दे दिया, बोल सकते हैं। अब इसने पूछा है कि X + Z/3Y का मान क्या होगा, तो X + Z/3Y बराबर पूछा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस X + Z की जगह तो मैंने क्या रख दिया, 2Y रख दिया, तो 2Y इसकी जगह देख सकता हूँ ये, ठीक है, और अपॉन में 3Y है ही, तो दोस्तों y से y कैंसिल गया, तो आंसर कितना आ गया 2/3। ये क्वेश्चन का आंसर है, तो आंसर ए। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। ये BD चाप है, ये इसका सेंटर है, परी के अंदर है, ये सर्कम सेंटर मतलब बाहर वाले सर्कल का सेंटर, तो ये BD है तो ये Z है, तो इसका मतलब ये Z/2 हुआ, ये Z/2 है। अब ये पूरा X है और B को और I को मिला दिया तो ये इन सेंटर पर मिलाने वाली लाइन है, तो ये X/2 एंगल बाइसेक्टर हो गया X/2, और ये y दे रखा है इसने। मुझे बताओ कि ये y है तो ये Z/2 + X/2 बराबर y होगा, तो y बराबर X/2 + Z/2, तो x + Z बराबर ये इधर भेजिए 2y। अब आपको पूछा x + Z/3y की वैल्यू बताओ, तो x + Z की जगह 2y रख दिया, अपॉन में 3y है, y से y कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2/3। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हैं, ज्योमेट्री कैसे समझ, अरे बेटा समझ में आ रखा है सब कुछ, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, सब कुछ मैंने सिखा रखा है। अब आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कोशिश नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिस सेट 1 जो है, उस प्रैक्टिस सेट 1 में हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, और बचे हुए जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 के ही, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हमारी मीडियन की क्लास होने वाली है, और ग्रेविटी सेंटर उसके बाद में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री से बिल्कुल भी बोर मत हो दोस्तों, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, मेरे को पता है आप ऐसा सोच रहे हो कि हम मध्य प्रदेश से हैं तो क्या व्यापम या SI के एग्ज़ाम में आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि सिर्फ SSC के स्टूडेंट के लिए ही ये चीज़ें बनी हैं बेटा, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं। CDS का एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यही जो चीज़ें हैं जो औरों को आपको आगे लेकर जाएंगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो 12 क्वेश्चन और कल जो होंगे, इनकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दी जाएगी, जो कि स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों,
वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्वेश्चन को पॉज कर करके बार बार के में देखें। यदि कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करें, दोबारा देखें, बार बार देखोगे समझोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।